दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में शामिल होने के इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवारों को इन बैंकों में 5,000 से अधिक रिक्तियों के लिए सामान्य भर्ती प्रक्रिया सीआरपी में पंजीकरण करना आवश्यक है। बैंक में सरकारी नौकरी की ख्वाहिश रखने वाले स्नातक उम्मीदवारों के लिए ये एक शानदार मौका है। आज के इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे, तो चलिए बिना कोई देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आईबीपीएस की ओर से आयोजित होने वाली प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनीज की परीक्षा में निम्न बैंक भाग ले रहे हैं। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं। इन पदों के लिए अभ्यर्थी 21 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करने के साथ अपने आवेदन में सुधार भी कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 21 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। एग्जाम से पूर्व ट्रेनिंग अगस्त 2025 में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन पीटी परीक्षा के लिए अगस्त 2025 में कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन पीटी परीक्षा अगस्त 2025 में ही आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन पीटी परीक्षा का रिजल्ट सितंबर 2025 में जारी किया जाएगा। ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन के लिए अभ्यर्थी सितंबर अक्टूबर 2025 में कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन अक्टूबर 2025 में आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट नवंबर 2025 में जारी किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का पर्सनैलिटी टेस्ट नवंबर दिसंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा। वहीं इंटरव्यू का आयोजन दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में किया जाएगा। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को बैंकों में पीओ और मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में जनवरी फरवरी 2026 में नियुक्त किया जाएगा। आइए देखते हैं 11 बैंकों में पीओ और मैनेजमेंट ट्रेनीज की वर्गवार वैकेंसी कितनी रखी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा में सामान्य वर्ग के लिए 405 वैकेंसी है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 100, ओबीसी के लिए 270, एससी के लिए 150 है और एसटी के लिए 75 वैकेंसी रखी गई है। इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी की कुल संख्या 1000 होती है। बैंक ऑफ इंडिया में सामान्य वर्ग के लिए 283, ईडब्ल्यूएस के लिए 70, ओबीसी के लिए 189, एससी के लिए 105 और एसटी के लिए 53 वैकेंसी रखी गई है। इसलिए बैंक ऑफ इंडिया में रिक्तियों की कुल संख्या 700 होती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सामान्य वर्ग के लिए 405, ईडब्ल्यूएस के लिए 100, ओबीसी के लिए 270, एससी के लिए 150 और एसटी के लिए 75 वैकेंसी रखी गई है। इसलिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वैकेंसी की कुल संख्या 1000 होती है। कैनरा बैंक में सामान्य वर्ग के लिए 500, ईडब्ल्यूएस के लिए 100, ओबीसी के लिए 200, एससी के लिए 150 और एसटी के लिए 50 वैकेंसी रखी गई है। इसलिए कैनरा बैंक में वैकेंसी की कुल संख्या 1000 होती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सामान्य वर्ग के लिए 203, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 है, ओबीसी के लिए 135, एससी के लिए 75 और एसटी के लिए 37 वैकेंसी रखी गई है। इसलिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में रिक्तियों की कुल संख्या 500 होती है। इंडियन बैंक के लिए रिक्तियों की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है, इसे बाद में अधिसूचित किया जाएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक में सामान्य वर्ग के लिए 183, ईडब्ल्यूएस के लिए 44 है, ओबीसी के लिए 121, एससी के लिए 69 और एसटी के लिए 33 रिक्तियां हैं। इस तरह इंडियन ओवरसीज बैंक में रिक्तियों की कुल संख्या 450 होती है। पंजाब नेशनल बैंक में सामान्य वर्ग के लिए 81, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 है, ओबीसी के लिए 54, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 15 रिक्तियां रखी गई हैं। इस तरह पंजाब नेशनल बैंक में रिक्तियों की कुल संख्या 200 होती है। पंजाब एंड सिंध बैंक में सामान्य वर्ग के लिए 144, ईडब्ल्यूएस के लिए 36 है, ओबीसी के लिए 98, एससी के लिए 53 और एसटी के लिए 27 वैकेंसी रखी गई है। इसलिए पंजाब एंड सिंध बैंक में रिक्तियों की कुल संख्या 358 होती है। यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अभी रिक्तियों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसे बाद में अधिसूचित किया जाएगा। इसलिए 11 बैंकों को मिलाकर सामान्य वर्ग में 2204, ईडब्ल्यूएस के लिए 520, ओबीसी के लिए 1337 है, एसटी के लिए 782 और एसटी के लिए 365 रिक्तियां हैं। इसलिए 11 बैंकों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 5208 होती है। आइए देखते हैं पीओ मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीटेक या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।
उम्मीदवारों को ऑनलाइन पंजीकरण के समय स्नातक उत्तीर्ण होने के प्रमाण के रूप में वैध मार्कशीट, डिग्री की कॉपी सबमिट करना होगा। इसके साथ ही स्नातक में प्राप्त प्रतिशत भी दर्ज करना होगा। उम्मीदवारों की सभी शैक्षणिक योग्यता 21 जुलाई 2025 को या उससे पहले पूरी होनी चाहिए। अभ्यर्थी को स्नातक में प्राप्त प्रतिशत को निकटतम 2 दशमलव तो गणना कर ऑनलाइन आवेदन में दर्शाना होगा। जहां सीजीपीए दिया गया है उसे प्रतिशत में परिवर्तित करके ऑनलाइन आवेदन में दर्ज करना होगा। अभ्यर्थी प्रतिशत अंक को सभी सेमेस्टर के सभी विषयों में प्राप्त कुल अंकों को 100 से विभाजित करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं आयु सीमा क्या रखी गई है। सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा 20 से 30 साल रखी गई है। वहीं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए आयु सीमा 20 से 33 साल, एससी एसटी के लिए 20 से 35 साल, दिव्यांग श्रेणी के लिए 20 से 40 साल और पूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा 20 से 35 साल रखी गई है। यह नोट करें कि आयु सीमा की गणना 21 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं परीक्षा का प्रारूप क्या रखा गया है। यह परीक्षा 4 चरणों पीटी, मेन, पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू के तहत आयोजित की जाएगी। पीटी परीक्षा में इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में प्रश्नों की कुल संख्या 30 रहेगी। वहीं क्वांट और रीजनिंग में प्रश्नों की संख्या क्रमशः 35-35 से रहेगी। इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांट के लिए क्रमशः 30-30 नंबर निर्धारित किए गए हैं। वहीं रीजनिंग के लिए 40 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसलिए पीटी परीक्षा में प्रश्नों की कुल संख्या 100 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 100 नंबर निर्धारित किए गए हैं। पीटी परीक्षा के तीनों सेक्शन 20-20 मिनट के होंगे। इस तरह पीटी परीक्षा कुल 1 घंटे की होगी। उम्मीदवारों को तीनों टेस्ट में प्रत्येक में आईबीपीएस के द्वारा तय किए गए न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने होंगे। आईबीपीएस की ओर से न्यूनतम कट ऑफ के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पीटी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंकों की कटौती की जाएगी। हालांकि ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 1 घंटा है, लेकिन अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल पर लगभग 2 घंटे या उससे अधिक समय तक रहना पड़ सकता है, जिसमें विभिन्न औपचारिकताओं जैसे विभिन्न अपेक्षित दस्तावेज का सत्यापन और संग्रहण को पूरा करने के लिए आवश्यक समय शामिल है। आइए देखते हैं मेन एग्जामिनेशन का प्रारूप कैसा रखा गया है। मेन एग्जामिनेशन में 4 पेपर ऑब्जेक्टिव प्रकार की और 1 पेपर डिस्क्रिप्टिव प्रकार का होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर में रीजनिंग, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर्स, इंग्लिश लैंग्वेज और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से सवाल पूछे जाएंगे। इसमें रीजनिंग में प्रश्नों की संख्या 40 रहेगी। वहीं पेपर 2, 3 और 4 के लिए प्रश्नों की अधिकतम संख्या क्रमशः 35-35 रहेगी। रीजनिंग के लिए अधिकतम 60 नंबर निर्धारित किए गए हैं। वहीं जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 50 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 नंबर निर्धारित किए गए हैं। वहीं डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए 50 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इस तरह चारों पेपर मिलाकर प्रश्नों की कुल संख्या 145 रहेगी। चारों पेपर अधिकतम 200 नंबरों का होगा। पेपर 1 के लिए अभ्यर्थियों को 50 मिनट की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं पेपर 2 के लिए 25 मिनट, पेपर 3 के लिए 40 मिनट और पेपर 4 के लिए 45 मिनट की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। इस तरह चारों पेपर कुल 160 मिनट की अवधि का होगा। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के प्रश्न इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में रहेंगे। वहीं पेपर 3 के प्रश्न केवल इंग्लिश माध्यम में पूछे जाएंगे। वहीं डिस्क्रिप्टिव पेपर में एसे और कॉम्प्रिहेंशन से सवाल पूछे जाएंगे। इसमें 2 प्रश्न रहेंगे। इसके लिए अधिकतम 25 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को 30 मिनट की अवधि दी जाएगी। परीक्षा का माध्यम इंग्लिश में रहेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर आमतौर पर आर्थिक और सामाजिक मुद्दों, बैंकिंग और प्रौद्योगिकी में उभरते रुझान, वर्तमान घटनाओं और एथिक्स आदि पर आधारित हो सकता है। मेन एग्जाम के ऑब्जेक्टिव सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंकों की कटौती की जाएगी। प्रत्येक उम्मीदवार को ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के प्रत्येक टेस्ट में आईबीपीएस की ओर से तय न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे। उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर कट ऑफ तय किए जाएंगे और उम्मीदवारों को पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए चुना जाएगा। इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी होने से पहले ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों को पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू में चुने गए उम्मीदवारों के साथ साझा नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक ही पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग और अंतिम मेरिट सूची के लिए मान्य होगा। आइए देखते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों का पर्सनैलिटी प्रोफाइल इंटरव्यू पैनल के सामने पेश किया जाएगा। व्यक्तिगत परीक्षण नॉन क्वालिफाइंग नेचर का होगा। हालांकि इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल होने के लिए व्यक्तिगत परीक्षण में शामिल होना अनिवार्य होगा। देखते हैं इंटरव्यू किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा। ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में चयनित और व्यक्तिगत परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को बाद में
कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भाग लेने वाले बैंकों द्वारा आयोजित इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू कुल 100 नंबरों का होगा। इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस को न्यूनतम 40% नंबर प्राप्त करना आवश्यक होगा। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग श्रेणी को न्यूनतम 35% नंबर प्राप्त करना जरूरी होगा। इंटरव्यू चुनिंदा केंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे। केंद्र स्थल, इंटरव्यू का समय और तारीख की जानकारी चयनित उम्मीदवारों को कॉल लेटर में दी जाएगी। उम्मीदवारों को अपने इंटरव्यू के कॉल लेटर आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट www.iaps.in से डाउनलोड करने होंगे। इंटरव्यू की तारीख और केंद्र आदि में परिवर्तन के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं प्रोबेशन ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनिंग को पे स्केल कितना मिलेगा। प्रोबेशन ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनिंग को 48,480 से 85,920 के पे स्केल के तहत वेतनमान मिलेगा। चुने गए उम्मीदवारों को वेतनमान के साथ डीए, एचआरए, स्पेशल अलाउंस और सीटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस जैसे भत्ते भी मिलेंगे। आइए देखते हैं पीटी और मेन परीक्षा किन केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। बिहार में पीटी परीक्षा आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और समस्तीपुर में आयोजित की जाएगी। वहीं मुख्य परीक्षा आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और समस्तीपुर में आयोजित की जाएगी। दिल्ली में पीटी परीक्षा दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद और गाजियाबाद में आयोजित की जाएगी। वहीं मुख्य परीक्षा दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद और गाजियाबाद में आयोजित की जाएगी। झारखंड में पीटी परीक्षा बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और रांची में आयोजित की जाएगी। वहीं मुख्य परीक्षा धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और रांची में आयोजित की जाएगी। यूपी में पीटी परीक्षा आगरा, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर में आयोजित की जाएगी। वहीं मुख्य परीक्षा गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी में आयोजित की जाएगी। वेस्ट बंगाल में मुख्य परीक्षा आसनसोल, दुर्गापुर, कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता, हावड़ा, हुगली, कल्याणी और सिलीगुड़ी में आयोजित की जाएगी। वहीं मुख्य परीक्षा आसनसोल, दुर्गापुर, कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता, कल्याणी और सिलीगुड़ी में आयोजित की जाएगी। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र की जानकारी विज्ञापन के एनेक्सर 2 से ले सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं पदों के लिए आवेदन कैसे करें। उम्मीदवारों को सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट www.iaps.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उम्मीदवार होम स्क्रीन पर उपलब्ध crppo/mt लिंक पर टैप करें। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब पंजीकरण पृष्ठ पर जारी रखें बटन पर क्लिक करें। अब पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपना मूल विवरण दर्ज करें। एक बार ऑनलाइन पंजीकरण पूरा हो जाने पर पंजीकरण संख्या और पासवर्ड उम्मीदवार के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। अब उम्मीदवारों को स्कैन किए गए फोटो, सिग्नेचर, बाएं अंगूठे का निशान, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और एसएससी, एसएसएलसी 10वीं स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उम्मीदवारों को स्कैन किए गए फोटो, सिग्नेचर निम्न में निर्धारित साइज में अपलोड करना होगा। फोटो पासपोर्ट आकार का न्यूनतम रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए। इसका फाइल साइज 20 के बीच से 50 के बीच होना चाहिए। इसका डायमेंशन 200 से 300 के बीच होना चाहिए। इसका फॉर्मेट जेपीजी या जेपीजी होना चाहिए। वही सिग्नेचर सफेद कागज पर काले बॉल पेन से होने चाहिए। इसका फाइल साइज 10 के से 20 के होना चाहिए। वही डायमेंशन 40 से 60 मिलीमीटर होना चाहिए। इसका फाइल फॉर्मेट जेपीजी या जेपीजी होना चाहिए। इसके बाद उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करना होगा। आवेदन शुल्क जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 850 रुपए रखा गया है। वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 175 रुपए रखा गया है। अभ्यर्थी शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई का उपयोग करके कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपेक्षित शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपेक्षित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आवश्यक विवरण दस्तावेज पहले से तैयार रखने होंगे। लेन देन के सफल समापन पर एक ई रसीद तैयार की जाएगी। शुल्क भुगतान सहित ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उम्मीदवार सेशन द्वारा जनरेटेड ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट डाउनलोड करके भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें। दोस्तों, उम्मीद है इस वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।